हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है आपका। पिछली तमाम वीडियो में हम सरकार से संबंधित विभिन्न बातों पर चर्चा कर चुके थे। हमने केंद्र सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की विस्तार से चर्चा कर ली थी। जिस तरह देश के अंतर्गत केंद्र सरकार होती है, उसी प्रकार से राज्यों के अंतर्गत राज्य सरकारें पाई जाती हैं। हमारे देश की शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसकी चर्चा हम शुरुआती वीडियो में कर चुके थे। हमारे देश के सबसे उच्च स्तर पर केंद्र सरकार है। इसके बाद तमाम राज्यों में अपनी अपनी राज्य सरकारें और फिर राज्यों के अंतर्गत भी स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकारें आती हैं। देखा जाए तो ये स्थानीय सरकारें भी 2 भागों में बटी हुई है, एक नगरीय स्तर पर और एक ग्रामीण स्तर पर। फिर नगरीय स्तर पर भी सरकारों को नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के रूप में जाने जाता है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत आदि क्षेत्रों में आदि नामों से इनकी चर्चा की जाती है। लेकिन हमें इन चीजों से भी कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार की जानकारी हम ले चुके थे। आज जो पढ़ने जाएंगे वो हम राज्य सरकार से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो स्थिति केंद्र सरकार की है लगभग वैसी ही स्थिति राज्य सरकार की भी है। अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि केंद्र सरकार का दायरा बड़ा है, जबकि राज्य सरकार का जो दायरा है वो सीमित है। राज्य सरकारें अपने राज्यों में रहकर ही कार्य करती हैं, जबकि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है। आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये पूरा देश, जिसके सेंटर में केंद्र सरकार, इस देश के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राज्य और उन राज्यों के अंतर्गत अपनी अपनी राज्य सरकारें। ये मध्य में केंद्र सरकार है। इसके अलावा ये समस्त अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इस प्रकार से ये अपनी राज्य सरकारें। इन राज्यों के अंतर्गत भी शहर होते हैं, जिले होते हैं, गांव होते हैं, जिनकी अपनी अपनी सरकारें और होती हैं, जिन्हें स्थानीय सरकारों का नाम दिया जाता है। तो केंद्र सरकार की चर्चा हम कर चुके थे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने देखा था केंद्र सरकार 3 भागों में बटी हुई थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमने देखा था कि केंद्र सरकार 3 भागों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बटी हुई थी। जहां व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करना
और न्यायपालिका का कार्य होता है उल्लंघन करने वाले को सजा देना। ये तीनों सरकारें अलग अलग हैं, तीनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात की हालांकि चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके थे, आप ये सोच रहे होंगे तो पढ़ा दिया था, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम राज्य सरकार पढ़ेंगे और इसकी भूमिका या कह सकते हैं इसकी शुरुआती परिचय भी इससे संबंधित है, इसलिए इन चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी होगा। ये तीनों अलग अलग स्तर पर रहकर अलग अलग कार्य करती हैं, तीनों का स्तर एक है सॉरी, लेकिन तीनों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? अभी जैसे मैंने बताया था कि व्यवस्थापिका का जो काम होता है वो कानूनों का निर्माण करना होता है। कार्यपालिका का जो कार्य है इन कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का जो कार्य है वो उल्लंघन करने वाले को सजा देना। आप देख सकते हैं तीनों कार्य अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। कैसे? सोचिए, अगर ये कानूनों का निर्माण ही ना करे तो ये लागू किसे करेगी? और ये जब कानूनों को लागू ही नहीं किया जाएगा तो उनका उल्लंघन कौन करेगा? और जब उल्लंघन ही नहीं होगा तो सजा कौन देगा? अर्थात तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों के कार्य अलग अलग, लेकिन फिर भी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इनमें सर्वोच्च कौन है, सबसे बड़ा कौन है, क्या व्यवस्थापिका सबसे बड़ी है, या कार्यपालिका, या फिर न्यायपालिका? आप सोचिए कि इन तीनों में से अपने अनुसार सबसे बड़ा कौन हो सकता है? हो सकता है आपका जवाब व्यवस्थापिका हो, बहुत से कार्यपालिका सोच रहे हो और बहुत से न्यायपालिका। लेकिन देखिए, बात करें सबसे पहले व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो शामिल किए जाते हैं वो 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा शामिल होती है और एक राष्ट्रपति शामिल होता है। इन तीनों से मिलकर बनती है हमारे देश की व्यवस्थापिका, जिसको शॉर्टली यदि दूसरा नाम दिया जाए तो संसद भी कहा जा सकता है। इन तीनों से मिलकर संसद का या व्यवस्थापिका का निर्माण होता है और यही करते हैं कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण कैसे होगा ये चर्चा हम कर चुके थे लोकसभा में, लेकिन एक बार फिर अगर शॉर्टली बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा कोई भी प्रस्ताव लेकर आते हैं। जब ये प्रस्ताव इन दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेता है। बहुत संक्षिप्त बताया, हालांकि अब इसका बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन अपन देखा कि व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण कर रही है, व्यवस्थापिका में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। हम बात कर रहे थे सर्वोच्च की। राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो नाम के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र का स्वामी, और सर्वोच्च पद पर जो बैठा हुआ है वो राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति राष्ट्र का स्वामी, देश का प्रथम नागरिक होता है ये,
ये देश का प्रथम नागरिक है और सर्वोच्च पद पर आसीन है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ हमारे देश में? राष्ट्रपति। तो जब व्यवस्थापिका का अंग है राष्ट्रपति, थोड़ा समझना, कंफ्यूज ना हो, व्यवस्थापिका का अंग है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति है सर्वोच्च, तो सबसे बड़ी कौन हुई? राष्ट्रपति हुआ, यानी व्यवस्थापिका सबसे बड़ी हुई। लेकिन नहीं, आप देखिए, राष्ट्रपति यदि कोई अपराध कर देता है या कोई गलत कार्य कर देता है तो न्यायपालिका उसे क्या दे सकती है? सजा दे सकती है। यानी जो कानून, जो नियम हमारे देश के आम नागरिक के लिए हैं, वही कानून, वही सजाएं राष्ट्रपति के लिए भी हैं। जो अपराध अगर राष्ट्रपति कर रहा है कोई, तो न्यायपालिका राष्ट्रपति को भी वही सजा सुनाएगी जो सजा एक आम आदमी को सुनाई जाती है। आपने देखा होगा न्यायपालिका की आंखों पे, यानी कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, यानी कानून अंधा है। वो इसलिए ताकि कानून की नजरों में प्रत्येक नागरिक एक समान रूप में रहे, उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। इसलिए न्यायपालिका राष्ट्रपति को भी सजा दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति बड़ा नहीं हुआ, बड़ा हुआ कौन? न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका जो कार्य करती है वो संविधान के अकॉर्डिंग करती है, संविधान के अनुसार करती है। जो संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून बने हुए हैं, उनके अनुसार न्यायपालिका सजा देती है। तो फिर बड़ा कौन हुआ? संविधान बड़ा हुआ। लेकिन संविधान में बदलाव करने का कार्य जो करती है वो व्यवस्थापिका करती है। संविधान में बदलाव करने का कार्य व्यवस्थापिका करती है। तो बड़ा कौन हुआ? व्यवस्थापिका। तो बड़ा कौन हुआ? व्यवस्थापिका। लेकिन व्यवस्थापिका का सर्वोच्च राष्ट्रपति है। तो अब इस चीज को समझिए, दोबारा से देखें, सबसे बड़ी व्यवस्थापिका, उसका सर्वोच्च राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को सजा दे सकता है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका जो काम करती है वो संविधान के अकॉर्डिंग करती है। तो बड़ा संविधान हुआ? नहीं, लेकिन संविधान में बदलाव कर सकती है व्यवस्थापिका। तो कहने का आशय, ना तो कोई बड़ा हुआ और ना ही कोई छोटा। अब आप सोच सकते हो कि कार्यपालिका, नहीं, कार्यपालिका सर्वोच्च में नहीं आएगी। कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, तीनों ही एक स्तर पर रहकर कार्य करते हैं और तीनों अपने अलग अलग कार्यों को करने में लगे हुए हैं। ये स्थिति देश की सरकारों के रूप में या केंद्र सरकार के रूप में जानी जाती है। अब जो स्थिति केंद्र सरकार की है, इस प्रकार से यही स्थिति राज्यों के अंतर्गत भी पाई जाती है। बस नाम बदल जाते हैं। जैसे राज्य की अगर हम बात करें तो आगे लग जाएगा राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका, और न्यायपालिका ही रहेगा। न्यायपालिका में जो शामिल होता है वो उच्च न्यायालय शामिल होता है। कार्यपालिका में जो शामिल होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जबकि केंद्र सरकार में ये प्रधानमंत्री के रूप में था। और व्यवस्थापिका में जो शामिल होता है वो विधानमंडल कह सकते हैं इसको, देश में इसे संसद कहते हैं, जबकि राज्य में इसमें राज्य विधानमंडल, जिसमें शामिल होती है विधानसभा और विधान परिषद। इस चीज को एक डायग्राम के रूप में हम समझ सकते हैं। हम इसको हम यूं देख लें, आज से परिचय बता रहा हूं आपको।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों में किस प्रकार से विभेद है या दोनों में किस प्रकार क्या समानता है। जहां केंद्र सरकार के अंतर्गत व्यवस्थापिका होती है, तो राज्य सरकार में भी व्यवस्थापिका होती है, लेकिन अंतर आ जाएगा, यहाँ पे नाम दिया जाएगा राज्य व्यवस्थापिका। इस व्यवस्थापिका का दूसरा नाम केंद्र में संसद है, जबकि इसका दूसरा नाम राज्यों में विधान मंडल है। इस संसद के अंतर्गत 3 लोग शामिल होते हैं, 3 अंग हैं इसके, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वहीं इसके अंतर्गत भी 3 पार्ट हैं, लोकसभा की माफिक है विधानसभा, राज्यसभा की माफिक होती है विधान परिषद और राष्ट्रपति की माफिक होता है राज्यपाल। चीजें वही है, सिर्फ नामों का बदलाव है। इनकी तमाम शक्तियां लगभग कई शक्तियां बिल्कुल समान है, इनके कार्य समान है, गठन की प्रक्रियाएं समान है। जो स्थिति इसकी है केंद्र में, वही स्थिति राज्यों के अंतर्गत स्थिति है, सिर्फ नामों में बदलाव किया जाता है। व्यवस्थापिका के बाद यदि दूसरी बात करें कार्यपालिका की, केंद्र में बोलते हैं कार्यपालिका और राज्य में बोलते हैं इसको राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जबकि राज्य कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद। सेम जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की है वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की है, जो स्थिति केंद्र में मंत्री परिषद की है वही स्थिति राज्य में राज्य मंत्री परिषद की है। वहीं तीसरा हिस्सा न्यायपालिका, यहां भी न्यायपालिका, तो यहां भी न्यायपालिका। बस अंतर इतना है कि न्यायपालिका यहां पर जो कहलाती है वो उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, जिसको अभी तुरंत पढ़कर ही आए लेटेस्ट में, और यहां पर इस न्यायपालिका को उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की स्थिति। ये केंद्र में है, ये राज्य में है। मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं, जो भूमिका केंद्र की है इनमें, वही राज्यों के अंतर्गत इनकी भूमिकाएं हैं। दोनों के कार्य लगभग संपूर्ण कार्य नहीं, लगभग कार्य एक समान है। गठन की प्रक्रिया, अधिकार आदि तमाम चीजें दोनों के एक समान है, लेकिन फिर भी संविधान के कुछ अनुच्छेदों में बदलाव पाया जाता है। कुछ शक्तियां इनकी सीमित हैं बजाय इनकी शक्तियां विस्तारित हैं, असीमित है ये कह सकते हैं, या व्यापक रूप में है। असीमित तो नहीं कह सकते, खैर व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर है, जबकि इनकी शक्तियां थोड़े छोटे पैमाने पर हैं इनसे। यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार को नियंत्रित नहीं कर सकती। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है, लेकिन राज्य सरकारें केंद्र सरकार को आदेश नहीं दे सकती। केंद्र सरकार के इन तमाम चीजों की चर्चा हम पिछली कई वीडियो में संक्षिप्त रूप से कर चुके थे। अब जो हम शुरू करेंगे वो राज्य सरकार के इन टॉपिकों के बारे में चर्चाएं करेंगे। इनकी तमाम जानकारी की वीडियो आपको अगली मिलेगी। कल जो हम चर्चा करेंगे वो विधानसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एसएस की ऑनलाइन क्लासेज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। आज का वीडियो सिर्फ परिचय से संबंधित था। हमने कुछ परिचय पढ़ा था, इसमें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय अगर आपको मालूम होगा, इन शब्दों का विभेद आपको जानकारी होगी अगर, तो ही आप इनका वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद।